गुड मॉर्निंग बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में चैप्टर नंबर 6 मनोविकृतियाँ। तो मनोविकृतियाँ क्या है, इससे पहले अपने ने 5 चैप्टर पढ़े। पाँचवा चैप्टर कौन सा था बच्चों? मनोभार एवं स्वास्थ्य। तो मनोभार एवं स्वास्थ्य, मनोभार की वजह से अपनी जीवन शैली, आजकल की फास्ट लाइफ जो जीवन शैली बन गई है, उसमें लोगों को आए दिन मनोभार तीव्र या अधिक मात्रा में महसूस करते हैं। तो उसकी वजह से वो कौन सी बीमारियां, कौन से रोग, शारीरिक, मानसिक आदि, जो अपने ने कल अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि मानसिक बीमारियां कौन सी होती है, शारीरिक बीमारियां कौन सी होती है। तो ये चैप्टर में आपको पढ़ना है मनोविकृतियाँ। मनोविकृतियाँ किसे कहते हैं कि मानव की जो आवश्यकता है उसको, मानव की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, इच्छा सीमित नहीं है, असीमित है। जबकि उनको पूरा करना है उसके लिए माध्यम, साधन और मौके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इंसान को जीवन में सुख, दुख, उतार चढ़ाव आदि संलग्न परिस्थितियों का सामना लगातार करना रहता है। तो उसकी वजह से अपेक्षा से विरुद्ध दुखद या विषम परिस्थिति में आवेगों पर नियंत्रण न रहने से व्यक्ति अपने व्यवहार की साहजिकता और असामान्यता खो बैठता है। व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देने वाली असामान्यता का अध्ययन असाधारण मनोविज्ञान में किया जाता है, जिसमें मनोविकृतियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारण, उपचार, वर्गीकरण आदि उसमें समझा जाता है। विश्व स्तर पर जिस तरह WHO संस्थान शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उसी तरह से APA मीन्स की अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जो आपको बच्चों ये शॉर्ट नेम है कि APA, तो उसका फुल फॉर्म बोर्ड में एग्जाम में विकल्प में पूछा जाता है। तो आपको ये प्रश्न लिख लेना है कि APA का फुल फॉर्म लिखिए, तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। तो वो क्या करता है, जैसे WHO क्या करता है, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी या शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो बीमारियां है उसके रिलेटेड वो अपना योगदान देता है। उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ कौन सा है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, तो वो मानसिक बीमारी के निदान उपचार के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक समय में मानसिक बीमारियों को अलग अलग विशेषताओं और उसकी अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकरण में आपको क्या पढ़ना है, मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मानसिक बीमारी के लिए जिम्मेदार जैविक, शारीरिक, मानसिक कारणों के बारे में अपने जानेंगे। तो जैविक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कारण क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि असाधारण व्यवहार यानी क्या। असाधारण मीन्स कि जो साधारण नहीं है वो, साधारण मीन्स कि नॉर्मल, जो रूटीन में लोग नॉर्मल कहते हैं वो, पर जो नॉर्मल से विपरीत है उसे क्या कहते हैं, असाधारण। तो उसकी परिभाषा समझेंगे अपने। सबसे पहले व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले सामान्य और असामान्य ऐसे अर्थ को समझना जरूरी है। सामान्य रूप से अंग्रेजी में नॉर्मल सामान्य को कहते हैं। नॉर्मल शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द पर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बढ़ई की मापपट्टी होती है। बढ़ई की मापपट्टी वह आदर्श मापन का साधन माना जाता है, जिसका मापन प्रमाण आदर्श माना गया है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सर्व स्वीकृति स्तर की आदर्श परिस्थिति यानी नॉर्मल, यानी सर्व स्वीकृत, हर कोई व्यक्ति के जो व्यवहार को स्वीकृति दी जाती है वो सामान्य माना जाता है। जनरली समाज में, अपने आसपास में नॉर्मल व्यवहार किसे कहते हैं, तो जो नॉर्मल सभी लोग करते हैं व्यवहार उसे नॉर्मल कहते हैं। पर इससे विपरीत कि कोई उससे हटके अलग व्यवहार करता है तो अपने क्या कहते हैं कि ये एबनॉर्मल यानी असाधारण व्यवहार है। एबनॉर्मल शब्द को, असामान्य व्यवहार को अंग्रेजी में एबनॉर्मल शब्द के रूप में उपयोग में लिया जाता है। एबनॉर्मल शब्द यानी एब प्लस नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम
नॉर्मल से दूर। इसीलिए असामान्य का मतलब जो सामान्य से दूर है, ऐसा कह सकते हैं। कौन से व्यवहार को सामान्य और कौन से व्यवहार को असामान्य माने जाएगा, यह स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि सामान्यता और असामान्यता के साथ उम्र, लिंग, संस्कृति आदि कारक जुड़े हुए हैं। कि उम्र के हिसाब से, अब मानो फॉर एग्जाम्पल कि छोटा बच्चा है, मम्मी के साथ बाज़ार में गया है, 3 साल का है, तो उसको कुछ खिलौना या उसको कुछ चॉकलेट या कोई वेफर कुछ भी लेना है तो वो मम्मी को बोलेगा। मम्मी उसे मना करेगी तो छोटा बच्चा उसको रोड पे अपने बैठ जाएगा या रोने लग जाएगा या पैर पछाड़ने लगेगा। तो वो छोटे बच्चे के लिए वो नॉर्मल व्यवहार हुआ, पर उसके सामने 10 साल का या 15 साल का लड़का या अभी आप लोग मानो कि ऐसा व्यवहार करो मम्मी के मना करने से, तो वो क्या कहा जाएगा, एबनॉर्मल व्यवहार कहा जाएगा। तो इस तरह से हर एक व्यवहार के पीछे उम्र, लिंग, संस्कृति आदि कारक अलग अलग जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि स्कूल में जाने वाला छोटा बच्चा अपनी पेंसिल खो जाने की चिंता करता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वही पेंसिल के लिए जिद करना, ये सब कुछ अंश तक सामान्य हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार 25 साल का या 30 साल का लड़का हो तो वह पेन खो जाने से वो रोता है, तो वो असामान्य माना जाता है। सामान्य तौर पर साधारण व्यवहार समाज, संस्कृति या उम्र की अवस्था में सामाजिक मानक और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप हो, खुद के वातावरण के साथ अनुकूलित हो, उसे कहा जाता है। इससे उल्टा यानी सामाजिक मानक और अपेक्षाओं से विपरीत और कुसमायोजित व्यवहार को असाधारण व्यवहार कहा जाता है। तो यहाँ कुछ व्याख्याएं दी है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो व्याख्याएं दी है उसमें सबसे पहली व्याख्या है वॉरेन नाम के मनोवैज्ञानिक ने दी है। असाधारण व्यवहार का मतलब साधारण, पर्याप्त या नमूने के रूप से इतनी हद तक भिन्न व्यवहार जिसको सामान्य व्यवहार के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है। यानी साधारण से बहुत भिन्न व्यवहार है जिसे सामान्य व्यवहार के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। ऐसा कौन कहते हैं, वॉरेन नाम के मनोवैज्ञानिक। जेम्स पेज के नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि असाधारण व्यवहार दोष युक्त, अचानक, अतार्किक, मेलन हो, विध्वंसक हो, हानिकारक होता है। ऐसे व्यवहार प्रकट करने वाले व्यक्ति खुद समस्या का एहसास करता है और दूसरों को भी समस्या में डालता है। तो कौन कहता है, जेम्स पेज। खुद तो समस्या में उसको पता तो चलता ही है, एहसास तो होता ही है, अचानक आता है, अतार्किक होता है, मेलन हो, विध्वंसक हो, जो विनाश की ओर ले जाता हो, हानिकारक हो, ऐसा प्रकट जो व्यवहार होता है उसे खुद तो समस्या का एहसास करता है, साथ में दूसरों को भी वो समस्या में डालता है। ये कौन कहते हैं, जेम्स पेज नाम के मनोवैज्ञानिक। लास्ट व्याख्या है जेसी कॉलमैन की। नैतिक मूल्यों का स्तर नीचे हो, ऐसा व्यवहार क्या कहा जाता है, असामान्य व्यवहार। तो ये सभी व्याख्याओं, सर्वसामान्य व्याख्याओं के आधार पर उसके सर्वसामान्य ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो समाज द्वारा किए गए नीति नियमों से कुछ अंश अलग, अस्वीकार्य और व्यक्ति या अन्य लोगों को सामाजिक व्यवहार और समायोजन में समस्या पैदा करने वाला व्यवहार यानी असामान्य व्यवहार। तो ये बच्चों, ये असामान्य व्यवहार का अर्थ हुआ। आगे का पॉइंट है वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स कि असामान्य व्यवहार का वर्गीकरण कैसे किया गया है। वो स्वस्थ समाज की रचना स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा ही होती है। जिन व्यक्तियों में समाज द्वारा स्वीकार्य और सामान्य व्यवहार की मात्रा ज़्यादा होती है वो स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। कुछ साल पहले स्वास्थ्य की परिभाषा में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही शामिल किया गया था, लेकिन आधुनिक समय में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही तंदुरुस्त व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण के साथ 2 संस्थाएं जुड़ी हुई है। कौन सी, WHO मीन्स कि अभी मैंने आपको हाल ही में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अभी आप कोविड के समय में बहुत बार सुना होगा टीवी न्यूज़ चैनलों में कि WHO ने ये अभिप्राय दिया, WHO ने ये कहा। तो ये क्या करता है, WHO शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई जो व्यक्तियों की बीमारियां है उसके रिगार्डिंग कार्य करता है,
और दूसरा है APA, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। तो ये कौन करता है? मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण और उसके निदान या उसके बारे में वर्गीकरण करते हैं। WHO के द्वारा जिस वर्गीकरण पर प्रकाश डाला गया है उसको ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज के, और APA द्वारा प्रकाशित होने वाले वर्गीकरण DSM। यानी WHO ने कौन सा वर्गीकरण दिया, प्रकाश डाला? ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज, और APA ने मानसिक रोगों के निदान वाला जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने क्या, APA ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो ये 2 वर्गीकरण के रूप में उसे पहचाना गया। ये दोनों वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारी के लक्षणों को वर्गीकृत करने और उनके आधार पर बीमारियों का निदान करने का उपयोगी है। 1948 में WHO के द्वारा प्रकाशित हुए जो ICD, यानी वो 6 नंबर में जो ICD प्रकाशित हुआ, यानी उसकी जो आवृत्ति है 6 में, सबसे पहले शारीरिक बीमारियों के साथ मानसिक बीमारियों का विकृतियों का भी औपचारिक वर्गीकरण हुआ। यानी सबसे पहला कौन सी साल WHO ने जो उसका शारीरिक बीमारियों के साथ मानसिक बीमारियों का जो वर्गीकरण किया वो उसमें पहली बार हुआ। कौन सी साल में? 1946 में। तो औपचारिक वर्गीकरण हुआ। 1952 में सर्वप्रथम APA द्वारा DSM की प्रथम आवृत्ति प्रकाशित हुई। अब तक प्रकाशित DSM के ये वर्गीकरण इस तरह है। तो ये आपको आकृति में दिखाई देता है कि DSM ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी साल में प्रकाशित किए, वो पूरा वर्गीकरण यहाँ कोष्टक में आपको दिखाया गया है। और सभी DSM V यानी कि जो लास्ट 2013 का है उसमें वर्गीकरण जो विकृतियाँ है वो सभी दर्शाई हुई, तो वो यहाँ ये दर्शाई है। बच्चों इसमें आगे है असामान्य, ये सब तो खाली तुम लोगों की कौन सी विकृतियाँ है यहाँ वो पूरा वर्गीकरण दर्शाया है, और वो आपको यहाँ पढ़ना पूरा नहीं है, उसको याद भी नहीं रखना है, खाली जानकारी के लिए पूरा कोष्टक दिया हुआ है। असामान्य व्यवहार को समझने के जो है प्रतिमान, वो अगला वीडियो में आपको अगला पॉइंट अगले वीडियो में समझाऊंगी। बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।